आज जो है हम साइकोलॉजी के चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने जो मेंटल इलनेस के लिए कौन से मेथड जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं इसको हमने जाना था, जिसमें हमने ईसीटी, साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकोथेरेपी के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मेजर टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा जो है हम मानसिक बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, हम उससे जो है अपना बचाव कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे उपाय प्रेजेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट तो हमने जान लिया, अगर किसी को मानसिक बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, या तो वो थेरेपी ले ले, या तो ईसीटी हो जाता है सीवियर केस में उसका ट्रीटमेंट, या तो मेडिकेशन होता है। उस ग्रुप ऑफ मेडिकेशन को क्या बोलते हैं, साइकोट्रोपिक या साइको एक्टिव ड्रग कहा जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है चलो ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी उपाय प्रेजेंट है, कुछ ऐसे भी चीजें प्रेजेंट है जिसका अगर हम यूज करें, जिसको अगर हम यूज में ले तो मानसिक बीमारी हो ही ना, मानसिक बीमारी से जो है हम अपना बचाव कर सके। या अगर किसी को मानसिक बीमारी लग भी गई, अगर उसको मेंटली इलनेस हो भी गया, तो वो स्टार्टिंग फेज में ही क्या हो जाए, वो पूरी तरीके से क्योर हो जाए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, वो मेंटल इलनेस जो है अपने आगे के स्टेजेस में नहीं जाए। तो क्या कुछ ऐसे प्रिवेंशन के उपाय प्रेजेंट है, हम इसी को इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय के बारे में बताया गया है अर्ली अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस। कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं मानसिक रोगों से हमको प्रिवेंट होना है, हमें उससे अपना बचाव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस। अगर जो मानसिक बीमारियां हैं उसका शुरुआती अवस्था में ही पता लगा लिया जाए, इसका मीनिंग यही है कि अगर जो मानसिक बीमारियां हैं उसका स्टार्टिंग फेज में ही पता लगा लिया जाए तो क्या होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में जो जिन्हें मेंटल इलनेस के कुछ साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उन्हें स्टार्टिंग फेज में ही क्या किया जाए, पता लगा लिया जाए और उनका जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास उन्हें ले जाया जाए और उनका जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो उस स्टार्टिंग फेज से ही शुरू हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि हम मानसिक बीमारी को जो है वहां से आगे बढ़ने से क्या कर देंगे, रोक देंगे, उसका स्टार्टिंग फेज में क्या हो जाएगा, क्योर कर देंगे हम मेंटल इलनेस को। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर किसी फैमिली मेंबर को या फिर घर में अगर कोई सदस्य है उनके बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो हमें बहुत ज्यादा जो है इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा रुक रुक के देखना नहीं चाहिए कि चलो 1 साल 2 साल तक हम देखते हैं उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी देखती है तो अगर जो फैमिली मेंबर है उनको ये एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर दिखाई दे रही है तो वो स्टार्टिंग फेज में ही इसको देखकर उनको जल्द से जल्द थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाए। अगर उनका इसी कंडीशन में अगर कुछ मेंटल इलनेस रहा तो क्या है कि उसका स्टार्टिंग फेज में ही क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि मेंटल इलनेस जो है आगे जाके जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, स्टार्टिंग फेज में ही ट्रीटमेंट शुरू होने से क्या हो जाएगा, वो इंसान जो है मेंटल इलनेस से जो है अपने आप का बचाव कर पाएगा, वो अपने मेंटल हेल्थ को क्या कर पाएगा, प्रिवेंट कर पाएगा। ठीक है, ये है शुरुआती अवस्था में ही पता लगा लेना, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर है उसका उससे प्रिवेंशन। कोई भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट, चलो बीमारी हो गई और वो अपने स्टेजेस को क्रॉस कर दिया, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में लैंड कर गई कोई बीमारी, तो उसका तो ट्रीटमेंट तो चलो जरूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट से भी पहले क्या हम लोग को बताया जाता है कि प्रिवेंशन, उस रोग से बचाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे क्या है कि अर्ली फेज में ही अगर हम डिटेक्ट कर लिए उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी को तो हम क्या करेंगे, उनके मेंटल हेल्थ को क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे, उन्हें जो है मानसिक बीमारी होने से हम आपको बचा पाएंगे। ये है पहला मेजर। दूसरा है साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड कहने का मतलब ये है कि हमने जाना कि जो भी मानसिक बीमारियां हैं, जो भी मेंटल इलनेस है, उसके पीछे कारण क्या रहता है। हमने जाना 2 तरीके का कारण रहता है, एक ऑर्गेनिक कारण हो सकता है
मतलब अगर हमारे ब्रेन में किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया, या हमारे ब्रेन का सेल टिश्यू डेड कर गया, इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिक कारण हो सकता है, या फिर दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल कारण होता है। साइकोलॉजिकल कारण का मतलब क्या? साइकोलॉजिकल कारण का मतलब ये कि कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, अपने फीलिंग को, अपने डिजायर को क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। उस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, उसके माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेटेड है, उसके आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं है, उसके साथ जो है उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति का जो लाइफ है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं चल रहा हो, बहुत ज्यादा जो है वायलेंट बिहेवियर किया जा रहा हो अदर लोगों के द्वारा उनके साथ। तो ये सारा जो कारण है, या फिर अगर कोई बच्चा है तो बचपन में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो इस तरीके के जो कारण है, इन कारणों से भी क्या होता है, मानसिक बीमारियां होती है। तो इसीलिए जो है इन कारणों को क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल मेथड कहा गया है, मनोवैज्ञानिक कारण कहा गया है। तो हम ये जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण जो होते हैं, ये सारी चीजें जो स्ट्रगल है, फेलियर है, ये सारे जो साइकोलॉजिकल काउज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को जो है वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेंटल इलनेस काउज करते हैं, मेंटली हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को, हमें पता है साइकोलॉजिकल कारण भी जो है मानसिक बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को जो है पहले से ही वो अपोजिट सिचुएशन में किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, इस बारे में क्या करना चाहिए, उसको पहले से ही एजुकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे लाइफ में अपोजिट सिचुएशन आता है, तो उसमें एडजस्ट हम किस तरीके से करेंगे, ये पूरा का पूरा जो होता है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान मेंटली रूप से हेल्दी होगा, तो वो अपोजिट से अपोजिट सिचुएशन में भी क्या करेगा, एडजस्टमेंट बना लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से हेल्दी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा भी अगर प्रतिकूल या अपोजिट सिचुएशन आया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, और फिर जो है उससे वो बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट है ना अपोजिट सिचुएशन में, वो व्यक्ति के मेंटल हेल्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए जो है व्यक्ति को शुरुआती अवस्था में ही उनको किस तरीके से अपोजिट सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इसके बारे में उसको स्टार्टिंग फेज में क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए उस व्यक्ति को। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो फीलिंग, इमोशन होता है, उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें, उसको हमें रिप्रेस नहीं करना चाहिए, किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर जो है व्यक्ति को पहले ही क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, पहले से ही हम उसको इमोशन के बारे में बता देंगे, इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इनके तरीके बता देंगे, अपोजिट सिचुएशन में एडजस्ट कैसे करना है, इन तरीकों को बता देंगे, तो आगे चलकर अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया जब उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, या फिर जो है किसी अपोजिट सिचुएशन में एडजस्टमेंट बनाना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो व्यक्ति उस सिचुएशन में एडजस्टमेंट बना लेगा। वो अपने इमोशन को जो है किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, अगर उसे इस बारे में पता होगा, तो उस तरीके को फॉलो करके वो एक्सप्रेस करेगा। इससे क्या होगा कि वो मानसिक बीमारियों से क्या होगा, अपना बचाव कर सकता है। तो जब हम बोले साइकोलॉजिकल मेथड, तो उसके अंदर कुछ मेथड दिए गए हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि कैसे जो है बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग फेज में ही जो है एडजस्टमेंट सिखा सकते हैं, उसको इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, इस बारे में हम सिखा सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल मेथड के अंदर ही ये सारा मेथड आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है रेजिंग चाइल्ड। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का पालन पोषण। ठीक है, तो बच्चे का पालन पोषण जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी यही हुआ, बच्चे का पालन पोषण। बच्चे का जो पालन पोषण होता है, वो जो होता है उसके मेंटल हेल्थ पे जो होता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, बच्चे का पालन पोषण जो है इस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका केयर इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो मेंटली रूप से क्या हो, स्ट्रांग बने। ठीक है, उसको जो है मेंटली रूप से स्ट्रांग बने, इस तरीके से उसका केयर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे को उतना ज्यादा अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनको फिजिकली नीड को तो सारे लोग पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है फिजिकली रूप से कैपेबल नहीं है कि वो उठ के अपना खाना ले ले, या फिर वो चल फिर नहीं सक रहा है। तो चलने फिरने में बच्चा असमर्थ है, वो चलता फिरता नहीं है, तो उसको फिजिकली रूप से तो चलो उसको केयर मिलता है, लेकिन इसके अलावा क्या है कि और चीजें जो साइकोलॉजिकली
डेवलपमेंट में बच्चों को मदद करेगी, उन चीजों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लोग जो है इस बात, फैमिली जो है इस बात को जो है नकार देती है कि अरे बच्चा है, इसको क्या जरूरत है इन चीजों की, अरे बच्चा है, इसे क्या समझ आता है, इसको तो कुछ नहीं समझ आता है, जाने दो को बताने की। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बचपन का जो समय होता है ना, उस बच्चे का जो साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है, मेजोरिटी ऑफ होता है उसी टाइम पे होता है। उस टाइम पे अगर उसका कोई बिलीफ बन गया, उसका अपने लाइफ को लेके कुछ परसेप्शन बन गया, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो क्या होता है फिर उसका लाइफ टाइम उसी तरीके से चलते जाता है। अगर वो कुछ खराब बिलीफ ही बना लिया या कुछ फॉल्स परसेप्शन क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, तो क्या होगा, उसी तरीके से वो अपने लाइफ का जो आगे का हिस्सा है उसको वो डिजाइन करेगा, उसी तरीके से वो अपनी आगे की जिंदगी को जिएगा। अगर उसको कहीं भी इस बिलीफ को चोट लगेगा या कोई उसको चैलेंज करेगा कि देखो ये गलत है, तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उस सिचुएशन में जो होगा उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी और उसका मेंटल हेल्थ क्या होगा, इफेक्टेड होगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट पे हम ध्यान नहीं दें, ओनली फिजिकली उसको केयर प्रोवाइड करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे का पालन पोषण इस तरीके से किया जाना चाहिए, इतना लव केयर सपोर्ट के साथ किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, मेंटली रूप से स्ट्रांग बने। बच्चे पे जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है, फिजिकली भी उसको नीड है, इसके अलावा साइकोलॉजिकली और उसका मेंटली डेवलपमेंट और ग्रोथ भी हो रहा है, तो उस समय जो है बच्चे को मल्टीपल अप्रोच से क्या है, नीड है। ठीक है, तो सारे नीड को जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली केयर दे दिए, साइकोलॉजिकली और उसके मेंटली डेवलपमेंट पे हम कुछ नहीं करें, अरे छोड़ो बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, अरे बच्चा है इसको क्या ही समझ आना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि जो है बच्चे का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो। इसके अलावा क्या है, बच्चे का जो लालन पालन है उसको इस तरीके से करना चाहिए कि एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में करना चाहिए, ताकि बच्चे में क्या हो, डिसिप्लिन डेवलप हो। इसके अलावा उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है जहाँ बच्चे का लालन पालन हो रहा है, केयर प्रोवाइड कर रहा है, वो ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर चल रहा हो, लोग एडिक्टेड है, स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें चल रही हो, इस तरीके का एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होना चाहिए। और बच्चे में क्या है, स्टार्टिंग फेज से ही है, ऐसा नहीं कि आज बच्चा अगर कुछ गलत हैबिट अपना रहा है तो चलो बच्चा है कुछ दिन बाद वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं। बच्चे को जो है स्टार्टिंग फेज से जो है अच्छा हैबिट, गुड हैबिट जो है उसमें डेवलप करना चाहिए, गुड हैबिट अपनाने के लिए जो उसको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है। अगर इस तरीके से बच्चे का पालन पोषण होगा, उसको केयर प्रोवाइड करेगा, तो बच्चा का मेंटल हेल्थ क्या होगा, वो बेटर होगा। ठीक है, आगे चल के उसको क्या होगा, लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी या लाइफ में किसी तरीके का कुछ दिक्कत आएगा तो उसको वो क्या करेगा, फेस कर पाएगा उसके, क्योंकि वो बच्चा का इस तरीके से केयर किया गया है कि उनको मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाने के ऊपर जोर दिया गया है। तो ये बच्चा जो है आगे जो प्रॉब्लम आएगी उससे वो क्या करेगा, निपटने में सक्षम होगा। दूसरा आता है एजुकेशन बिफोर एडोलसेंस। कहने का मतलब ये है कि एडोलसेंस जो पीरियड होता है, किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था से पहले जो है बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, उनके माता पिता द्वारा ये काम किया जा सकता है, क्योंकि जो एडोलसेंट एज होता है, एडोलसेंट पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे में बहुत सारे फिजिकली और केमिकल लेवल पे चेंज आते हैं। ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी में एडोलसेंट एज में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेज आते हैं। इसलिए जो है उनके माता पिता जो है, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एडोलसेंट एज जो है, एडोलसेंट पीरियड आने से पहले ही बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए तो देखो इस तरीके का जो एज है, ये जो लाइफ का इतना से इतना टाइम पीरियड है, उसमें इस तरीके से जो है फिजिकली, साइकोलॉजिकली और केमिकल चेंज हमारे बॉडी में आते हैं, जिसके कारण जो है ये तुमको दिक्कत हो सकता है। तो बच्चे को इस बारे में पहले ही बताना चाहिए। और अगर वो एडोलसेंट एज में बच्चा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, तो मदर और फादर जो उनके हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उसको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर उसे डांटना डपटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा समझना चाहिए और उनको अच्छे से समझाना चाहिए। और उनको ये भी बताना चाहिए कि देखो इस तरीके की चीजें होती है, इस सिचुएशन में जो है अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट बनाना है और किस तरीके से जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, इन सारी चीजों के बारे में एजुकेट करना चाहिए एडोलसेंट एज आने से पहले बच्चे को माता पिता द्वारा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से एडजस्टमेंट पावर जो होगा उसका और ज्यादा बिल्ड होगा। ये है दूसरा मेथड। तीसरा ये है एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड फ्रस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो है, जो ज्यादातर मानसिक बीमारियां हो रही थी उसके पीछे क्या था,
कि वो कोई डिजायर है, कोई इवेंट है या फिर कोई फीलिंग इमोशन है, उसको क्या कर रहा है, वो रिप्रेस कर रहा है। और वो रिप्रेस कर रहा है, वो बाद में उसको क्या करता है, परेशान करता है, जिससे क्या होता है, उसको मेंटल इलनेस हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग, मतलब इमोशन और फ्रस्ट्रेशन जो भी है बच्चे के अंदर, उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस किस तरीके से करना है, इस बारे में जो है उन बच्चे को एजुकेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फीलिंग इमोशन है कहीं भी एक्सप्रेस कर दिया जाए, नहीं, उसको सही वे में किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इसके बारे में जो है बच्चे को एजुकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है इस बारे में सीखता है। बच्चे में क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, जो जिससे क्या होता है, वो मेंटल इलनेस से खुद को प्रिवेंट कर पाता है। ठीक, अब आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है। बच्चे को किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, किस तरीके से समायोजन करना है, तालमेल बैठाना है, किसी सिचुएशन में एडजस्ट करना है, इस बारे में जो है बच्चे को एजुकेट करना ही चाहिए, प्री एजुकेट करना चाहिए, सिचुएशन से पहले ही उस बच्चे को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि उसको जो है, अगर अचानक से उसके लाइफ में जो है कुछ बुरा सिचुएशन आ गया, तो बच्चा जो है उसको गलत वे में ले सकता है, उसको परेशान हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे को पहले ही हमें बताना चाहिए इस तरीके की चीजें कि देखो, लाइफ में जो है अपोजिट सिचुएशन आता है, बुरा समय आता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो आपको परेशान करने के लिए या आपको फेलियर की ओर ले जाने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो आपको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, आपको और ज्यादा काबिल बनाने के लिए, आपकी काबिलियत को और ज्यादा निखारने के लिए वो अपोजिट सिचुएशन आता है। तो कभी भी लाइफ में अपोजिट सिचुएशन आए तो उससे डरना, घबराना या परेशान नहीं होना है, बल्कि उसके साथ किस तरीके से एडजस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, इस बारे में प्री एजुकेट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो बच्चा क्या कर पाए, उसके साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ पाए, उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, इतना ज्यादा तो एटलीस्ट परेशानी ना हो कि वो बच्चा मानसिक रूप से ही क्या हो जाए, बीमार हो जाए। ठीक है, इसीलिए ये सारा मेथड को यूज किया जा रहा है स्टार्टिंग फेज में ही। अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, हम मेंटल इलनेस से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, देखो, हमने ये जाना है कि हमारा बॉडी और माइंड जो है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारे बॉडी के लेवल पे कुछ होता है तो उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारे माइंड के लेवल पे कुछ होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी पे पड़ता है। तो अगर कोई इंसान जो है, हमने देखा और पिछले भी क्लास में हमने जाना है कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसका जो इफेक्ट है उस चीज पे पड़ता है, उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को जो है, अगर मेंटल हेल्थ को सही रखना है, मेंटल इलनेस से खुद को प्रिवेंट करना है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, इन चीजों के साथ साथ वो अपने फिजिकल हेल्थ को भी बेटर बनाने पे ध्यान दे सकते हैं। वो अगर फिजिकल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए जो भी पॉसिबल चीजें हैं उनको वो करते हैं, जैसे हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना, ये सारी जो चीजें हैं जो फिजिकली रूप से उनको हेल्दी रखने में मदद करती है, अगर वो इन सारी चीजों को करते हैं अपने लाइफ में, उनका यूज करते हैं अपने लाइफ में, उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो उनसे क्या होगा, उनका फिजिकल हेल्थ क्या होगा, बेहतर होगा। और फिजिकल हेल्थ अगर बेहतर होगा तो उससे हमारा मेंटल हेल्थ भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये सारा जो पॉइंट था वो किस लिए था, हम अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है, मानसिक बीमारियां हम होने से पहले ही कैसे अपने आप को उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कोई उपाय प्रेजेंट है, क्या कोई चीजें प्रेजेंट है जिसका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जिनका उपयोग करके जो है स्टार्टिंग फेज में ही हम मानसिक बीमारियों को क्या कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग फेज में ही हम क्या कर सकते हैं, मेंटल इलनेस से लड़ने के लिए खुद को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है, ये समझ आ गया। ठीक, नर्व एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, नर्व के लिए मेंटल हेल्थ की जानकारी होना क्यों जरूरी है, ठीक है, हम ये जानते हैं नर्व और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है, आखिर ये क्यों दिया गया है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में। तो देखिए, एक नर्स को कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए, एक नर्स को किसी भी पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए, कंप्लीट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए उस नर्स का जो है मेंटली रूप से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नर्स मेंटली रूप से हेल्दी नहीं होगी तो वो जो है पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्योंकि कभी कभी जो होता है, केयर प्रोवाइड करने के दौरान जो है कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ ऐसा
परिस्थितियां आती है जिसमें क्या होता है, एक नर्स को जो है विद पेशेंस उस सिचुएशन में को क्या करना पड़ता है, डील करना होता है, उस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपने इमोशंस को भी कई बार कंट्रोल करना पड़ता है उस सिचुएशन में, वो अपने इमोशन को उस जगह पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर एक नर्स जो है वो मेंटली रूप से हेल्दी नहीं होगी तो वो इस अपोजिट सिचुएशन में पेशेंस के साथ वो इस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएगी, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो है नर्स के लिए क्या है, मेंटली रूप से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेंटली रूप से हेल्दी नहीं होगी तो वो सामने वाले पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है अब इतने लंबे टाइम से है, उसको कोई मान लीजिए बीमारी है जिसका बहुत लंबे टाइम से इलाज चल रहा है, तो पेशेंट जो होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर नर्स मेंटली रूप से हेल्दी रहेगी तो वो इस बात को समझेगी और विद केयर सपोर्ट के साथ जो है उस पेशेंट को क्या करेगी, वो देखभाल प्रदान करेगी। ठीक है, पेशेंट को सपोर्ट देगी, उनके हौसले को वो बढ़ाने का काम करेगी। वो ऐसा तभी कर सकती है जब वो खुद मेंटली रूप से हेल्दी हो। और कई बार क्या ऐसा होता है ना कि केयर प्रोवाइड जब नर्स कर रही होती है तो नर्स या फिर पेशेंट या फिर उनके जो भी फैमिली मेंबर है उनके बीच कभी कुछ बात को लेके जो होता है क्लैशेस हो जाते हैं, कभी कुछ टकराव हो जाता है। तो ऐसे में भी क्या है, नर्स का मेंटल हेल्थ जो होता है वो इन सिचुएशन में, जो टकराव वाला सिचुएशन आया है, कुछ क्लैशेस हो गए किन्हीं बातों को लेके, तो मेंटल हेल्थ ही क्या होता है यहाँ पे उस सिचुएशन में उनको एडजस्ट करने में, उस सिचुएशन का सामना करने में उनको मदद करता है। अगर वो मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है तो जहां अपोजिट सिचुएशन आएगा, जहां कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जो बिल्कुल थोड़ा अपोजिट हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, उनका जो नर्सिंग केयर वो प्रोवाइड कर रही है उससे क्या होगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यही था नर्स और मेंटल हेल्थ ये इस चैप्टर 7 का मेंटल हाइजीन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का लास्ट पॉइंट था। अब ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, इसके लेक्चर प्रेजेंट है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। आपको जो है बस पॉइंट याद करना है, बाकी उस पॉइंट के अंदर लिखना क्या है ये आपको याद हो जाएगा। आप एक बार जो है सीरीज वाइज जो है आप लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।